समझना है। हेलो दोस्तों, मैं अंकित मेवाड़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एके लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कीजिए प्रेस, ताकि हमारी अगली वीडियो की मिल जाए आपको नोटिफिकेशन। तो दोस्तों हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ज़्यादातर बच्चों की क्या अरुचि होती है, जिसे लोग बच्चे पसंद नहीं करते और उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन हिस्ट्री मेरे हिसाब से तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत मतलब हमें और अधिक रुचि रखनी चाहिए, और उसे अगर हमने एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो हमें आगे से आगे इंटरेस्ट आता जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत कुछ पुरानी चीज़ें जानने को मिलती हैं, बहुत से पुरानी जानकारियाँ मिलती हैं, पुराने राजाओं के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो हिस्ट्री तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, मतलब अगर हम एक तरह से अगर उसे पढ़ना चाहे तो। लेकिन इसमें कुछ जगह पर टीचरों की गलती भी होती है कि टीचर सही नहीं समझाते, या फिर बच्चों को उस हिसाब से नहीं पढ़ाते जिस हिसाब से समझाना चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसे समझना है कि वो क्या कहानी है। एक बिल्कुल कहानी की तरह चलता है हिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसके अंदर ज़्यादातर हमें बस डेटें याद रखनी पड़ती हैं, बाकी उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हिस्ट्री के अंदर याद रखनी पड़े। और अगर आपको हिस्ट्री में पढ़ना है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री सबसे अधिक पढ़ाऊंगा। मतलब जो भी मेरे वीडियो आएंगे वो मतलब पॉलिटिकल साइंस के भी आएंगे, लेकिन जो हमारा इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसके अंदर से ज़्यादा आएंगे। और राजनीति विज्ञान के भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, भूगोल सब्जेक्ट है उसके वीडियो में अपलोड करूंगा। लेकिन हिस्ट्री और राजनीति में सबसे अधिक ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, क्योंकि जितना टाइम रहेगा मैं दोनों सब्जेक्ट को दूंगा। और तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा भूगोल है, जो हमारा जियोग्राफी है, उसको भी मैं समय दूंगा, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो कम हो पाएगा। लेकिन उसके ऊपर भी मैं आपको, अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगा, एक दो वीडियो बनाकर देखूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको भूगोल अच्छे से पढ़ा सकता हूँ तो मैं आपको भूगोल भी पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो बिना टाइम को वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी दिखाने वाला हूँ, कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर से पार्ट के अंदर जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो बेसिकली जो हमारा पहला बिंदु है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, मतलब इस बिंदु को मैं मतलब इस टाइप से समझाना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो ज़्यादा होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता को अलग अलग समझते हैं, या उनको कन्फ्यूजन होता है कि ये दोनों अलग अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं आज कि ये जो दोनों सभ्यताएं हैं ये दोनों एक ही है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा गया है, ना कि ये दोनों अलग अलग हैं। आप अलग अलग ना समझे, हड़प्पा सभ्यता जो है वही सिंधु सभ्यता भी है। तो दोस्तों कंफ्यूज ना हो, अगर हड़प्पा सभ्यता आ रहा है तो भी वो वही है, और सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है, सिंधु सभ्यता कहा गया है तो भी वही है। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिंधु नदी वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, सर्वप्रथम जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उसके अंतर्गत जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की, उस समय सर्वप्रथम जो खोज का कार्य शुरू हुआ, खनन का कार्य शुरू हुआ, जिसके अंदर उन वस्तुओं को मतलब जो हड़प्पा सभ्यता प्राप्त हुई वो सिंधु घाटी नदी के आसपास या उनके किनारों पर भी कह सकते हैं, या उनके सिंधु नदी घाटी के सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जब खोज की थी तो वो सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम जो अवशेष प्राप्त हुए थे हड़प्पा सभ्यता के, वो सिंधु नदी के किनारे ही प्राप्त हुए थे। इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सर्वप्रथम जो उसका नाम पड़ा तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, और अभी भी मतलब उसका अत्यधिक प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन उसका जो असली नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सर्वप्रथम जो नगर था वो प्राप्त हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ था, तो उसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो दोस्तों आप ये सबसे पहले अपने माइंड से क्लियर कर ले कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता एक ही है। और इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सर्वप्रथम उसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे, सिंधु घाटी नदी के किनारे प्राप्त हुए थे, इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है हड़प्पा सभ्यता के दो महानगर। तो हड़प्पा सभ्यता के मुख्यतः दो महानगर हैं। हड़प्पा सभ्यता के दो महानगरों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों महानगर माने गए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी
उसके अंतर्गत मतलब वो नगरीय सभ्यता थी। ऐसा माना गया है कि वहाँ पर सभी जगह पर मतलब नगर में जिस प्रकार सुविधा रहती है, जिस प्रकार नगर होते हैं उसी प्रकार हर चीज़ को रखा गया, नगर होते हैं उसी प्रकार हर चीज़ को रखा गया था। किंतु वह एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसके जो बड़े महानगर थे जहाँ पर बड़ी संख्या में जनसंख्या निवास करती थी या बड़े जो नगर प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बेसिकली महानगर है ये दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक मानी गई है, मतलब जहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता प्राप्त हुई उन दोनों में सबसे अधिक जनसंख्या इन दोनों स्थानों की मानी गई है। मोहनजोदड़ो की सबसे अधिक जनसंख्या मानी गई है। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या उस समय में 80 से 85 हज़ार रही होगी। तो मोहनजोदड़ो वहाँ की मतलब राजधानी के हिसाब से सोच सकते हैं कि उस समय पर राजधानी रहा होगा या बड़ा महानगर रहा है। और मोहनजोदड़ो के अंदर एक और चीज़ पाई गई है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार यानी स्विमिंग पूल आज के ज़माने में जिसे कहा जाता है, वो स्नानागार प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो के अंदर। तो वो भी मतलब उसे विशेष बनाता था। और सबसे बड़ा महानगर मोहनजोदड़ो ही था वहाँ का, और हड़प्पा भी महानगर ही था, दोनों महानगर थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ कहाँ पर पाई गई थी। तो दोस्तों आपको मुझे उम्मीद है सब सही से दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल के बता रहा हूँ। वो क्या, हमारे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इतना बजट नहीं है मेरा, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा छोटा बोर्ड ला कर रख रखा है। लेकिन उम्मीद है आप सपोर्ट करोगे तो बड़ा बोर्ड भी आ जाएगा और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखते हैं कि वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी वो वर्तमान में जो पाकिस्तान एरिया आता है वहाँ पर, और दक्षिणी अफगानिस्तान के अंदर, और पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, और यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो हरियाणा है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है उसके अंदर भी हड़प्पा सभ्यता प्राप्त हुई थी, या फिर उस समय पर हड़प्पा सभ्यता के लोग रहा करते थे। तो ये वो एरिया हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, जिसमें से पाकिस्तान के अंदर भी चला गया कुछ एरिया, और दक्षिणी जो अफगानिस्तान है उसके अंदर भी अब हड़प्पा सभ्यता थी। तो वो भारत के अंदर पंजाब, राजस्थान, गुजरात और यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगहों पर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों। तो अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट है, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो धातुएं थी, जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता था, उन धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख रूप से जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर धातुएं प्राप्त हुई हैं उनमें है सोना, चांदी, कांसा, तांबा। मतलब ये चारों धातुएं प्रमुख रूप से हड़प्पा सभ्यता के अंदर पाई गई थी। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मूलतः एक धातु से बिल्कुल अपरिचित थे। जो हमारे इतिहासकार है उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से बिल्कुल अपरिचित थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों के अंदर लोहे का बिल्कुल भी मतलब नहीं मिला है, अवशेष नहीं मिला है, या फिर ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने लोहे का कभी प्रयोग किया होगा। वहाँ पर लोहे का बिल्कुल भी कहीं पर भी अंश नहीं मिला है। इससे यह पता चलता है कि वहाँ के लोग लोहे से बिल्कुल अपरिचित थे। बाकी वहाँ पर सोने की, चांदी की और कांसे की, तांबे की ये सब वस्तुएं प्राप्त हुई है दोस्तों। तो अगला पॉइंट देख दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है शिल्प कार्य। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो शिल्प कार्य होते थे वो कौन कौन से थे? तो उनके जो शिल्प कार्य थे उनके अंदर बेसिकली जो धातुओं से बनाई गई चीजें थी, धातुओं से बनाए किस तरह से जो भी वो वस्तुएं बनाते थे, धातुओं से बनाई गई वस्तुओं का कार्य ही वो अधिक करते थे, वही उनके शिल्प कार्य के अंदर आता है। उसके अंतर्गत आता है जैसे कि उन्होंने बाट भी बनाते थे वो। उसके अलावा मतलब कुछ भी चीज का मापन करने के लिए, तोलने के लिए जो बाटों का प्रयोग किया जाता था, बाट बनाना उनका मुख्य कार्य था। उसके अलावा जो दूसरा कार्य है वो है आभूषण बनाना। आभूषण तो मतलब प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं, उनको तो लोग पहनेंगे जिससे वो अत्यधिक सुंदर दिखे। जैसे आभूषण पहनते हैं, आजकल भी पहनते हैं, आजकल तो मेकअप सेकअप चलने लग गया, लेकिन पहले जो आभूषण चलते थे तो उस टाइप से वो आभूषण भी बनाते थे, धातुओं से, सोने से, चांदी से, तांबे से, जो भी आभूषण वो पहनते थे वो आभूषण। उसके अलावा जो मोहरे बनाना, जो वहाँ की मोहरे थी, मतलब जो सिक्के बनाना, मोहरे मतलब सिक्के, तो सिक्के बनाने का काम भी करते थे। तो इसी प्रकार के वो
धातुओं से बनाए, धातुओं का कार्य करते थे शिल्प कार्यों के अंतर्गत, और उनका मुख्य कार्य कृषि था। जो तो आपको पता नहीं हो तो फिर भी मैं बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मूलतः उनका मुख्य कार्य कृषि था, और जोते हुए खेतों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वो कालीबंगन में प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो अगले पॉइंट पर आते हैं। हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो यातायात के साधन थे उन साधनों के बारे में, मतलब वो साधन कौन कौन से थे वो जानते हैं हम। तो यातायात के मतलब उस समय पर तो यार हमारी जो ये पल्सर बाइक आती है, जो i20 गाड़ी आती है, वो तो थी नहीं। उस टाइम पे क्या था, हड़प्पा सभ्यता के लोग मूलतः जो बैलगाड़ी थी, बैलों का प्रयोग करते थे, और बैलों की गाड़ी चलती थी। आपने तो देखी नहीं होगी, लेकिन मैंने देखी है। बैलगाड़ी आती है जिसके अंदर बैलों को आगे फांद के, दो बैलों से एक गाड़ी को फांदा जाता है और उसे चलाया जाता है। तो बैलगाड़ी उनका मुख्य साधन था। और उसके अलावा जो पानी के जहाज से, तो वो पानी के जहाज़ों का प्रयोग करते थे। सबसे ज़्यादा पानी के जहाज़ों का प्रयोग करते थे, उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है गुजरात के अंदर, लोथल के अंदर। गुजरात का जो लोथल है उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह पाया गया है, तो वो वहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो उनके यातायात के मुख्य दो ही साधन थे, बैलगाड़ी और दूसरा क्या था, अपने बंदरगाह के मतलब लोथल के अंदर बंदरगाह प्राप्त हुआ है, तो पानी के जहाज़ों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर आते हैं।